अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू आईटी टेक बाय रुबाब। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ को स्टडी करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे पिछले लेक्चर्स पसंद आए होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो डिजिटल मार्केटिंग के पिछले 3 लेक्चर को काइंडली देख कर आइएगा। देन दिस लेक्चर इज़ फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सबसे पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं। अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज़ अ प्लान फॉर यूजिंग चैनल टू ग्रो योर विजिबिलिटी ऑनलाइन. It should look at factors such as your target audience, strength and weakness and competitors. So अब हम इसको देख लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती क्या है। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी एक ऐसा प्लान है जो आपके लिए ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाता है। ठीक है, कि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग में आके अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को ज़्यादा कर लेते हो। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, इसमें आपका जो टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, आपके वीक पॉइंट्स, आपके पीक पॉइंट्स और जो है कंपेटिटर्स आपके, वो सब चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग में शामिल हैं। मतलब उन्होंने बताया है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ा देती है। इसमें आपके टारगेट ऑडियंस, आपके वीक पॉइंट, आपके पीक पॉइंट और आपके कंपेटिटर्स शामिल होते हैं डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ में। ठीक है, हमने अपने वीक पॉइंट्स को भी देखना होता है, हमने अपने पीक पॉइंट्स को भी देखना होता है और हमें अपने टारगेट ऑडियंस के साथ साथ अपने कंपेटिटर को स्टडी करते हुए जो डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ हैं उनको बनाना होता है। एक इफ़ेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए ना, ये बल्कि पहले हम पढ़ लेते हैं। To create an effective strategy, you should use data across the business to inform and speculate. This will help you establish which marketing channels to use or test your target audience and how to communicate your message or brand. इसमें वो बता रहे हैं कि एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी बनाने के लिए ना आपको कारोबार के जो है ना डिफरेंट पार्ट्स, उसका डाटा को जो है ना यूज़ करना होता है, ताकि आप लोग ये डिसाइड कर सको कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी इस पे अप्लाई करनी है और आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है और आप अपने जो मैसेज या ब्रांड को किस तरह से कन्वे कर सकते हो। मतलब स्ट्रेटजीज़ हम किस तरह से बना सकते हैं कि हमने अपने कंपेटिटर्स को स्टडी करना होता है, हमने देखना होता है कि हमारा ये सर्विसेज या हमारी प्रोडक्ट कौन लोग ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें अपनी जो है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी होती है। ठीक है, मेन जो फोकस है वो अपने कंपेटिटर एनालिसिस पे रखना होता है कि हमें अपने कंपेटिटर को देखना होता है कि वो आया क्या कर रहा है और हम इससे बेहतर क्या कर सकते हैं। सो ये होती है हमारी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। होप सो आपको डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी की समझ आ चुकी होगी। अब हम इसके पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। So here's the 4 main points. Number 1 is understand your customer, and the second one is audit and assesses, and the third one is focused on the end result, and the fourth one is review and refine. The number 1 point is understand your customer. पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। No digital marketing strategy will be effective if you don't have a clear understanding of who buy your products, why they buy it, and where they buy it. Use data and demographics to create a robust profile of your audience and inform you टेक्टिक्स बाय फॉलोइंग दी स्टेप। इसमें वो बता रहे हैं कि कोई भी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं हो सकती जब तक कि आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग ही ना हो कि आपका प्रोडक्ट कौन ले सकता है, क्यों लेगा और कहाँ से लेगा। मतलब आपको आपके कस्टमर की ही पहचान नहीं होगी, तो उसके लिए आपको अपने डाटा और डेमोग्राफिक्स को यूज़ करना होगा। मैंने डेमोग्राफिक्स आपको पीछे भी बताए हैं कि शायद मैंने बताए हैं पिछले लेक्चर्स में, अगर नहीं बताया तो आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको डेमोग्राफिक्स जब हम मेटा एड्स करेंगे तो उसमें डीपली बताऊंगी, प्रैक्टिकल जब हम ऐड कर रहे होंगे। डेमोग्राफिक्स होते हैं कि किस एज के लोग आपका प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो डेमोग्राफिक्स में हम लोग एज से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस एज के लोग ले सकते हैं।
तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको क्या करना है कि इन चीज़ों को समझना है। सबसे पहले अपने कस्टमर को समझना है। जब आप कस्टमर को समझ लेंगे, समझे, आप कामयाब हो गए। फर्स्टली आपको कस्टमर को समझना है, देन आपका सेकंड स्टेप होगा। सो होप सो आपको ये मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। अब इसके जो नेक्स्ट फॉलोइंग मेन पॉइंट्स हैं हम उनको समझते हैं, उनको गौर से समझिएगा ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। अगर आप लोग इन लेक्चर्स को गौर से समझेंगे देन आप आने वाले प्रैक्टिकल एड्स वगैरह में काम कर सकते हैं। अगर आपके मेन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप आगे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। सो हेयर इज़ द मेन पॉइंट। सो इसको पहले हम रीड आउट कर लेते हैं। डिफाइन द चैनल दैट फिट योर की डेमोग्राफिक्स। इसका मतलब है कि अपने चैनल को इस तरह से डिफ़ाइन करो कि मतलब आपके डेमोग्राफिक्स फिट बैठ सके। अब डेमोग्राफिक्स क्या होता है इसको मैं आगे डिटेल में भी बताऊंगी। बेसिकली मैं बताती जाऊँ कि डेमोग्राफिक एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप लोग यूज़र के इंटरेस्ट का पता कर सकते हो। वो कैसे? उसकी एज से। डेमोग्राफिक में एज, रेस एंड आप लोग मतलब उसकी एज से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी एज वाला बंदा जो है वो मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विसेज को ले सकता है। सो दिस इज़ कॉल्ड डेमोग्राफिक। ठीक है, तो उन्होंने कहा अपने चैनल को पहले तो डिस्क्राइब करो, देन देखो कि कौन से की डेमोग्राफिक्स हैं इसके, मतलब कौन से ऐसे लोग हैं जो, कौन सी ऐसी एज के लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को ले सकते हैं। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ अंडरस्टैंड देयर पेन पॉइंट्स एंड हाउ टू स्विच ऑन इमोशन। इसका मतलब है कि आप उनके मसाइल को समझें और उनके इमोशंस पर आपको कैसे काबू पाना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। पहले तो आप लोग उनके चैनल की वजाहत करें, ठीक है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब करें। देन आप उसके जो है ना की डेमोग्राफिक्स ढूंढें। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आप उनके जो भी मतलब के मसले मसाइल हैं उनको समझें और फिर उनके इमोशन पर आपने कैसे कंट्रोल करना है इस चीज़ को समझें। थर्ड वन इज़ स्पीक योर कस्टमर लैंग्वेज। अपने जो कस्टमर है उसी की ज़बान में बोलें। मतलब अगर वो आपके साथ इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप भी उसके साथ इंग्लिश में बोलें। अगर वो आपके साथ उर्दू में बोल रहा है, सो जो कस्टमर की लैंग्वेज है आपने भी उसी को यूज़ करना है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ क्रिएट बायर पर्सोना टू हेल्प कस्टमाइज कंटेंट एंड प्रिडिक्ट बाइंग पैटर्न। इसका मतलब है कि आप लोग एक बायर पर्सोना बना लें, मतलब कि जो खरीद कुछ भी आपकी सर्विस है या आपका प्रोडक्ट है, जो भी कोई उसको ख़रीदने आए तो उसके लिए एक जो होता है ना बायर पर्सोना बनाया जाता है जो उसके आगे रख दिया जाता है। ठीक है, वो बनाएं। ठीक है, ताकि जो है ना उसको आसानी हो सके ख़रीदने के लिए। ठीक है, एक आप लोग उसको कंटेंट की फॉर्म में बायर पर्सोना बना लें ताकि जो भी बायर होगा उसको ख़रीदने में उससे आसानी हो सकती है। बी कल्चरली अवेयर। अपने कल्चर से अवेयर रहें, मतलब उसको जाने के उसमें कल्चर में आजकल क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आप लोगों ने कंटेंट देख लिया, उसके डेमोग्राफिक्स बता दिए, उसके मसले देख लिए, फिर उनके मसलों पे कैसे काबू पाना है वो भी देख लिया, अपने ग्राहक की ज़ुबान भी बोल रही मतलब अपने क्लाइंट की। फिर उसके बाद आपने बायर पर्सोना भी बना लिया जो कि अगर तो कोई चीज़ लेने आया उसके आगे बायर पर्सोना रख दोगे, इसमें ये चीज़ें इंक्लूड हैं, इसकी ये वीक पॉइंट्स हैं, इसके ये पीक पॉइंट्स हैं। ज़्यादातर लोग पीक पॉइंट्स ही लगते हैं ताकि क्लाइंट अट्रैक्ट हो जाए और उसे आसानी हो कि वो किस तरह से उसको ख़रीद सकता है। अगर उसके आगे बायर पर्सोना रख दिया जाएगा सो तो वो होप सो ईज़िली आपको उसको ये जो मेन है ना उसके पॉइंट्स लिए अच्छे ईज़ी से होगा उसको समझ बाय आ करना। चुके और होंगे। फिर आप लोगों ने देखना है कि आजकल जो कल्चर में क्या चल रहा है, हमें उसके मुताबिक क्या करना चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रेटजीज़ हैं कुछ। उसके बाद है कंसीडर्ड पार्टनरशिप सच एज़ विद इन्फ्लुएंसर्स। जो भी आपके इन्फ्लुएंसर्स हों उनके साथ आप थोड़ी पार्टनरशिप करें। पार्टनरशिप इस तरह से करें ताकि आपके वो ब्रांड की प्रमोशन कर दें, उससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होंगे और मतलब कि ये भी हो सकता है कि आपकी सेल्स भी उधर से जनरेट हो जाए। फिर उसके बाद है फोकस ऑन एक्शन ओरिएंटेड एक्सपीरियंस एंड रिज़ल्ट रादर देन द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट की बजाय एक्शन पर आप लोग जो है ना ज़्यादा करें कि आप लोग प्रोडक्ट तो आपके पास है तो आप लोग उन पे अब स्ट्रेटजीज़ क्या अप्लाई करनी है, उसको किस तरह से चलाना है, उन चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, और लास्ट पॉइंट में वो ये बता रहा है यूज़ ऑटोमेशन टूल फॉर सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। कुछ टूल्स होते हैं सेगमेंटेशन के लिए और टारगेटिंग के लिए, वो आपने यूज़ करने हैं, इसमें वो ये बता रहा है। ठीक है,
सो होप सो आपके ये मेन पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सो द सेकंड पॉइंट इज़ ऑडिट एंड असेसेस। फर्स्टली हम इसको रीड कर लेते हैं। टू क्रिएट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी इट्स इम्पोर्टेंट टू नाउ द डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स एंड एसेट्स यू करेंटली यूज़ एंड हैव। इसका मतलब है एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप फ़िलहाल कौन से डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स और एसेट्स को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एंड द सेकेंड लाइन इज देयरफॉर यू शुड कंडक्ट अ फुल चैनल एंड कॉन्टेक्ट ऑडिट एंड इंक्लूड एवरीथिंग ऑन अ स्प्रेडशीट टू गेट अ फुल पिक्चर ऑफ योर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ अक्रॉस ऑन पेड एंड अर्न मीडिया, ठीक है। इसमें वो बता रहे हैं कि इसके लिए आपको एक कंप्लीट चैनल और कंटेंट की ज़रूरत होगी और सब कुछ आपको एक स्प्रेडशीट में ना लिखना होगा ताकि आप अपनी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को मुकम्मल तौर पर आप उसको देख सको, ठीक है, कि इसमें चल क्या रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है यू शुड देन लिंक ईच अदर to your organization goal. So if your key goal is to drive revenue, look at each channel and assets. You may just want to look at the top performance if you have a lot of content and map it to revenue. Doing this will help you understand what is currently driving revenue and what is not. You can then double down on what's successful and look to explore new content, pieces or channel for any further impact. इसमें सबसे पहले तो आपको बता दिया कि एक मुकम्मल चैनल और कंटेंट ऑडिट की ज़रूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको हर एक्टिविटी को एक स्प्रेडशीट में लिख लेना है ताकि आप लोग अपनी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को मुकम्मल तौर पर देख सको, ठीक है। फिर हर चीज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल के मुताबिक देखो, ठीक है। अगर आपका मेन पॉइंट जो है वो इनकम जनरेट करना है तो हर चैनल को जाके एनालिसिस करो, ठीक है। जो आप लोगों का ब्रांड है उसके जो कंपेटिटर्स हैं उनको स्टडी करो कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। उनमें से जो आप सिर्फ जो है ना लाइक जिनकी हाई परफॉर्मेंस कंटेंट है आप उनको देखो, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है तो आप उसको इनकम के साथ कंपेयर करो। मतलब कहने का ये है कि अगर आपका मेन पॉइंट सिर्फ इनकम जनरेट करना है तो फिर आप अपनी कंपेटिटर एनालिसिस करो कि वो क्या कर रहे हैं, जिनकी हायर परफॉर्मेंस है, वो किस तरह से पैसे को जनरेट करने हैं, उन्होंने ऐसा क्या कंटेंट डाला है कि जो हमें जो है हमें भी उस तरह से ना लाइक होना है कि जिस तरह हम लोग अपने बड़े बंदे को अपने से ऊपर जो ग्रो कर गया होता है हम उसको देख के कहते हैं यार इसने ऐसा क्या किया कि जो यहाँ तक आ गया। तो आपने भी ऐसा उन लोगों में देखना है कि इन्होंने ऐसा क्या किया जो इतना ये लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा करने से आप लोग ये समझ सकेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी इनकम को जनरेट कर सकती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी इनकम को जनरेट नहीं कर सकती। फिर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे कि आपको किन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो देनी है और कौन सा नया कंटेंट आपको जो है वो सर्च करना है। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोकस ऑन द एंड रिजल्ट। पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। इन मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट देयर कैन बी so much emphasis on the product and the numbers around it, revenue, that sometimes people lose sight of the need that the product fulfills. What truly matters is who are you marketing to and why. You need to understand their pains point to get what people are doing with your product or services. In other words, when you demonstrate the post buying movement, they will remember what they need in the first place. अब हम इसको समझ लेते हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कभी कभार हम प्रोडक्ट की जो है ना वैल्यू को भूल जाते हैं। सिर्फ हम उसकी जो रेवेन्यू है उसके पीछे भागते हैं, लाइक इससे हमें कितना अर्न होगा ये वो। मतलब उसमें ये बता रहे हैं कि मार्केटिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम लोग सिर्फ रेवेन्यू के पीछे भागते हैं, हम उसकी जो है ना वैल्यू को ही भूल जाते हैं, ठीक है। और जिससे लोग जो है ना प्रोडक्ट की ज़रूरत को भूल ही जाते हैं। जो चीज़ हकीकत में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप किसको मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं। और इनकी जो मुश्किलात को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि
आप लोग जान सको कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के साथ हो क्या रहा है। इन अदर वर्ड्स हम लोग ये कह सकते हैं कि जब आप लोग परचेज़ कर लेते हो, उसके बाद का जो टाइम है वो आपको बताता है कि ये प्रोडक्ट किस लिए ज़रूरी थी। इसमें कहना ये चाह रही हूँ मैं कि मार्केटिंग में हम लोग प्रोडक्ट की वैल्यू को भूल के सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। इवन दैट कि हम लोग ये भूल चुके हैं कि हमारी प्रोडक्ट किस लिए काम आ रही है। तो ये बात है कि हमें अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू को समझना चाहिए, ना कि पैसे के पीछे भागना चाहिए। लेकिन मार्केटिंग में ये होता है, लोग पैसे के पीछे भागते हैं और उनको यही नहीं पता होता कि हमारी प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हैं, इसका क्या मतलब कि क्या पीक पॉइंट्स हैं, क्या वीक पॉइंट्स हैं, उनको यही नहीं पता होता। सिर्फ वो पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए याद रखना चाहिए हमें प्रोडक्ट की वैल्यू को। ठीक है, और जो बेच रहा होता है उसे खुद भी नहीं पता होता कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। उसे तो जब उससे कोई कस्टमर ख़रीद के ले जाता है ना, देन उसे बाद में पता चलता है अच्छा ये प्रोडक्ट इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, होप सो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सो द लास्ट पॉइंट इज़ रिव्यू एंड रिफाइन। इसका मतलब है दोबारा से देखें और इसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। सो पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। When you develop your strategy, it's essential to include key performance indicator that fit with crucial business goal. You need to have a plan in place to understand your goals and objectives, and then monitor the matrices to get insights about the KPIs that matter. To do this, you will need to step away from vanity matrices. Don't pay attention the numbers that are not crucial to long-term success. जैसे कि Facebook likes. Use KPIs to measure success, but don't have them set in stones. Set up continuous interval for analyzing, understanding, measuring, reporting. Understand how to isolate critical matrices if it look like something is not working. सो इसमें बताया ये जा रहा है कि जब आप स्ट्रेटजीज तैयार कर लेते हो तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बिज़नेस गोल के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस के लिए केपीआई शामिल करो। केपीआईज का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, ये आपको आने वाले लेक्चर्स में इन डेप्थ बताया जाएगा। पिछले लेक्चर्स में भी 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो आने वाले लेक्चर्स में आपको बताए जाएंगे। ठीक है, सो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने गोल्स और अपने पॉइंट्स को समझने के लिए एक स्ट्रेटजी बनानी होती है और फिर उन मैट्रिसेस को मॉनिटर करना होता है। जो आपने स्ट्रेटजी बना ली, फिर आप उसको दोबारा से देखते हो ताकि आपको जो है ना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में पता चल जाए। की से ही आपको समझ आ रहा है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये क्या हो सकता है। ठीक है, आने वाले लेक्चर में मैं इसको दोबारा से बताऊंगी कि बेसिकली है क्या इन डेप्थ में। ठीक है, फिर उन्होंने बताया है कि झूठी मैट्रिसेस से दूर रहें, उन नंबर्स पर तवज्जो ना दें जो आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे कि फ़ेसबुक लाइन्स, हमें फ़ेसबुक लाइन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी चीज़ों पर तवज्जो नहीं देनी जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। सिर्फ उन पॉइंट्स को समझना है जो आपके लिए, आपके बिज़नेस के लिए, आपके गोल्स क्रिएट करने के लिए ज़रूरी हैं। एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाने के लिए जो पॉइंट ज़रूरी हैं सिर्फ उन पे फोकस करना है। जो लॉन्ग टर्म आपके लिए नहीं ज़रूरी, आपने उन चीज़ों को नहीं देखना। ठीक है, आपने क्या करना है कि अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हो तो आपने केपीआईज़ का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये आपको बताते हैं, केपीआईज़ जो होते हैं ये आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें ये नहीं कि आप लोगों ने केपीआईज़ को ही देखना है तो केपीआईज़ को ही देखना है, इसके अलावा आप किसी चीज़ को देख ही नहीं रहे। ठीक है, हर चीज़ को साथ लेकर चलना है। ठीक है, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आपकी मेजरमेंट, आपकी रिपोर्टिंग, ये आप लोगों ने अपने साथ वक्फे के साथ साथ आपने इसको भी मेंटेन रखना है। समझें कि अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो हम मैट्रिसेस को कैसे अलग करें। मतलब कहने का ये है, इस पूरे में बताया ये गया है कि आप लोगों ने हर जो काम है वो केपीआई के अकॉर्डिंग करना है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर या आपकी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है कि आया आप लोग क्या स्ट्रेटजी बना रहे हो, ये आया ठीक है भी या नहीं। सो इसमें वो बता रहे हैं कि आपने अपने जो प्लान्स हैं, अपने जो गोल्स हैं,
उनको आप लोगों ने सेट कर लेना है और KPI के अकॉर्डिंग सेट करना है, और ऐसी चीज़ों पर तवज्जो नहीं देनी जो आपके काम की नहीं है। जो आपके काम की चीज़ें हैं, आपकी स्ट्रेटजीज़ में इंक्लूड होनी है, just you have to pay attention on that. So you like this video? If you like this video, so don't forget to like, subscribe, share and keep awaiting for the next video. And जिसने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे वो जाकर मेरे पिछले तीनों लेक्चर्स को देख लिए, जिसमें फर्स्ट लेक्चर था इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड सेकंड 2 लेक्चर्स थे टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड थर्ड वन इज स्ट्रेटेजी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जो आज मैं अपलोड करने जा रही हूँ। So keep waiting for the next video and Allah Hafiz.